Good evening, viewers. This is Gagan Nagpal from Shri Balaji Action Medical Institute. Today, at this time, I am with you. And with me, a very renowned gastroenterologist, Dr. G.S. Lamba is with me. Viewers, he doesn't require any big introduction. He himself is a most stalwart person in gastroenterology and having more than 30 years of experience in the field of gastroenterology. He is alumni of the Maulana Azad Medical College, which is a very renowned medical institute in the town, in fact, in the country. And he was also the professor at G.V. Pant Hospital, and he trained also from that college. So let's welcome Dr. G.S. Lamba. Sir, welcome to this program. Good evening, everybody. Today we are going to discuss many things about the liver and digestive system and how to manage our liver illness and liver problems in this epidemic time, sir. And we have already received many questions on this. So, viewers, let's welcome Dr. Lamba. And sir, we are full of questions with you on this time. I am ready for your questions. पहला तो सर हम यही जानना चाहेंगे सर, corona is basically a lung disease, and does it really affects the liver as well? कोरोना, यस, आपने सही कहा है. प्रीडोमिनेंटली ये एक लंग की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की है. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफेक्ट हो जाता है. बट ये बात ध्यान रखने की, कोरोना एक मल्टी सिस्टमिक डिजीज है. बात सिर्फ लंग्स पे खत्म नहीं होती. कोरोना बाकी शरीर के ऑर्गन्स को भी काफी इफेक्ट करता है, और उसमें से एक ऑर्गन लिवर और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी है जो कोरोना में डेफिनेटली इफेक्ट होते हैं. अगर हम देखें कि भाई ये अफेक्शन क्यों होती है लिवर में, तो वही रिसेप्टर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो जो कोरोना वायरस है वो जैसे हमारे लंग्स के सेल्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल से जैसे चिपकती है, वो सेम रिसेप्टर जो है हमारे लिवर में, हमारे पित्त की नाली में और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है. तो अगर वहां भी वायरस पहुंचेगी तो वो वहां पे भी चिपक जाएगी और फिर उन सेल्स को भी डैमेज करेगी. तो ये रीजन है कि वो बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है. जहां जहां वो रिसेप्टर है जिसपे वो अटैच हो सकती है, वहां वो पहुंचती है और अटैच हो जाती है, तो उस ऑर्गन को डैमेज करती है. सर, जिस तरह फिर लीवर डिजीज जिनको होती है और अगर उन पेशेंट्स को कोरोना हो जाए, लंग्स के लिए हमें पता है कि जब वो लंग्स पे करता है तो उसके आउटकम सर अब दिख ही रहे हैं हमें कि कई ठीक भी हो रहे हैं, कई उस पर प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. तो सर क्या इसी तरह अगर वो लीवर डिजीज वाले पेशेंट को अगर कोरोना हो जाए तो उसके क्या आउटकम रहते हैं सर? क्या उनकी भी सीवियरिटी वैसी रहती है? लिवर डिजीज का ना जो रेंज है वायरस का इफेक्ट करने का, वो काफी वेरिएबल है. अगर हम देखें कि कितने परसेंट लोगों को लिवर की प्रॉब्लम आती है कोरोना वायरस में, तो आप हैरान हो जाओगे कि अगर हम जब लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं कोरोना पेशेंट्स के, तो अबाउट 30 to 50% पेशेंट्स में लिवर के टेस्ट जो है वो गड़बड़ मिलेंगे आपको. बट खाली लिवर के टेस्ट गड़बड़ होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. लिवर अपना बड़ा मजबूत ऑर्गन है, अपना काम करता रहता है और पेशेंट यूजुअली प्रॉब्लम में नहीं आता, राइट. बट ये है कि भाई अगर किसी पेशेंट को पहले से ही लिवर डिजीज है और उसके ऊपर से उसको कोरोना आ गया, तो फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है. अगर लिवर डिजीज एडवांस है तो फिर वो लिवर एकदम से इस झटके को कई बार बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बिल्कुल फेल कर जाता है. अगर एडवांस नहीं भी थी लिवर डिजीज, थोड़ी अर्ली स्टेज पे थी, तो वो और एडवांस हो जाती है कोरोना के आने से एकदम, जिसको हम एक्यूट और क्रॉनिक फेलियर कहते हैं, कि लिवर एक लेवल पे चल रहा था बट जो पेशेंट है वो भी बिल्कुल ठीक चल रहा था क्योंकि लिवर अपना काम कर रहा था बट कमजोर था, और जैसे ही कोरोना की उसमें चोट आई तो वो एकदम से बैठ गया. तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो जो लिवर डिजीज के जो एडवांस लिवर डिजीज के पेशेंट्स हैं, उनको अगर कोरोना होता है तो उनका चांसेस कि वो नहीं सर्वाइव करेंगे इज अबाउट मोर देन 4 times एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन. और थोड़ी कम लिवर डिजीज है, इतना ज्यादा एडवांस नहीं है, तो भी अबाउट 2 to 3 times रिस्क है कि वो शायद इस कोरोना की चपेट से ना निकल पाए. तो लिवर डिजीज होने से बहुत फर्क पड़ता है पेशेंट को कोरोना के आगे आउटकम में. सर, जिस तरह आप सर हमें बताते हैं, जब हम कई बार आपके साथ बैठते हैं तो कोमॉर्बिडिटीज में अगर सर लिवर इलनेस भी है तो ये
एक तरीके से पेशेंट के लिए काफी चैलेंज भरा हो सकती है। बिल्कुल तो इसको बिल्कुल बिल्कुल इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये आपने ठीक वर्ड यूज किया, कोमॉर्बिडिटीज। जैसे हमें पता है कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ये सब चीजें कोरोना पेशेंट्स के लिए बहुत रिस्की। अगर इन पेशेंट्स को कोरोना हो जाता है तो ये चीजें मतलब उनका आउटकम इतना अच्छा नहीं होता। उसी तरह अब हमें, क्योंकि काफी पेशेंट्स हो गए पिछले एक साल में, तो हमें भी ये तजुर्बा मिला है कि अगर उनको लिवर डिजीज भी है एडवांस, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है पेशेंट के लिए अगर उनको कोविड हुए। तो ऐसे पेशेंट्स को कोविड से बचना बहुत जरूरी है। हमसे सर मिस्टर मनमोहन है जो कि एक पूछना चाह रहे हैं कि सर हेपेटाइटिस बी उनके फादर को है, और तो उसके सर कोरोना के टाइम पे ऐसे पेशेंट्स का आउटकम क्या रहता है। तो सर हम इसे ये पूछना चाहेंगे, बी तो उन्होंने पूछा, तो बी एंड सी भी रहते हैं, तो सर ऐसे पेशेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए सर, और क्या उनके आउटकम्स रहते हैं। ऐसा है, देखो, हेपेटाइटिस बी एंड सी हमारी कंट्री में काफी कॉमन है, बहुत सारे पेशेंट्स को हैं। कुछ कुछ बेल्ट्स यूपी में, हरियाणा में ऐसी हैं जहाँ बहुत सारे पेशेंट्स को हैं। तो डेफिनेटली, क्योंकि कोरोना तो अब सब जगह है, तो उन लोगों का कंसर्न बहुत है कि अगर हेपेटाइटिस बी और सी उनको है तो कोरोना से क्या उनको होगा। अब फॉर्चुनेटली लव कि अगर हेपेटाइटिस बी और सी सिर्फ हैं और लिवर ज्यादा अफेक्टेड नहीं है, फिर तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और हेपेटाइटिस बी और सी होने से ऐसा नहीं, लोगों को ये रहता है कि मेरे को पहले ही एक वायरस की इन्फेक्शन है तो क्या दूसरी वायरस की इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो वायरस किसी और रूट से आई थी, ये वायरस किसी और रूट से आनी है। तो अगर आप अपनी प्रिकॉशंस लेंगे, अपने सारे जो बताए हुए नियमों को, रूल्स को फॉलो करोगे, तो आपको कोई एक्स्ट्रा चांस नहीं है अगर आपको हेपेटाइटिस बी एंड सी भी है। और अगर बीएनसी है, क्योंकि बहुत हद तक आजकल बीएनसी काफी ट्रीटेबल से बीमारियां हैं, तो अगर आपका वो आपकी ट्रीटमेंट चल रही है और आपको कोई एडवांस लिवर डिजीज नहीं है, फिर आपको कोई बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। आपका आउटकम भी वैसे ही है जैसे बाकी पेशेंटों का है, जिसमें वी नो that more than 95% of the patients do recover, and severe disease सिर्फ 15 से 20% को ही होती है, और मोर्टेलिटी भी काफी लो है उस हिसाब से। सर इसी तरह से जिस तरह बीएनसी का तो हमें एज ए लेमैन पता है, मनमोहन जी ने पूछा, तो मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा सर, आजकल काफी पॉपुलेशन को फैटी लिवर है, तो सर ऐसे मरीज सर क्या करें सर, क्योंकि लीवर में सर एक चीज तो है नहीं सर, फैटी लीवर वाले बिल्कुल बिल्कुल पेशेंट्स आप को भी अगर ठीक है कि आजकल जो सबसे कॉमन कहानी लिवर में है वो फैटी लिवर में है। कोई ऐसा मतलब हर दूसरा तीसरा पेशेंट जब अल्ट्रासाउंड कराने जाता है तो उसमें फैटी लिवर आ जाता है, तो फिर ऑब्वियसली चिंता बढ़ जाती है कि मेरे लिवर को क्या हो गया है। अब ये है कि भाई जो हमने ये देखा है कि जितनी भी लिवर डिजीजेस हैं उनमें फैटी लिवर वालों को प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रही है। अगर उनको कोविड हो जाता है, तो उनको अगर कोविड हो जाता है तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है रहन बजाय कि लिवर डिजीज किसी और कारण से है। और इसका दो तीन इसके पीछे इंटरेस्टिंग कारण है क्यों ऐसा हो रहा है। एक तो लिवर डिजीज है, चलो उसमें सब मैंने बताया, जैसे अगर एडवांस लिवर डिजीज हो तो रिस्क होता ही है। दूसरा, फैटी लिवर वाले पेशेंट्स में मेजॉरिटी ऑफ दीज पेशेंट्स 60-70% ऑफ देम विल बी डायबिटिक्स। तो डायबिटीज अपने आप में कोरोना के लिए रिस्क है। 70-80% पेशेंट्स जो ये हैं ये ओवरवेट और ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं, ओबीस हैं, मोटापे के पेशेंट्स हैं। तो अगेन मोटापा एक रिस्क फैक्टर है कोरोना के लिए, तो वो ऐड हो जाता है। अराउंड 40-50% ऑफ ऐसे पेशेंट्स को बीपी भी, ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम होगी, जो कि कोरोना के लिए एक फिर से रिस्क फैक्टर है। तो प्रोबेबली शायद फैटी लिवर अपने आप में ना करे, क्योंकि फैटी लिवर के साथ ये बाकी की तीन जो मेटाबॉलिक चीजें ये जुड़ी हुई हैं। इसीलिए फैटी लिवर पेशेंट्स जो है इनका आउटकम इतना अच्छा नहीं होता जितना एक नॉर्मल पेशेंट्स को है। तो इसीलिए जो हम पहले बोलते रहते हैं कि अपने फैटी लिवर को आप इतना हल्का ना मानिए और उसको पूरा उसका जो हिदायत बनी वो करा कीजिए, तो वो अब आगे इंपॉर्टेंस उसकी दिख रही है कि जैसे ही कोई और बीमारी आ जाती है तो एकदम से कितना उसका असर फर्क हो जाता है। तो सर जिन पेशेंट्स को फैटी लीवर है उन्हें अपना खास तौर से ज्यादा ध्यान भी रखना है, और ऐसे मरीजों की हमें बहुत ध्यान रखना है। अपने घर में जो भी ऐसे लोग हैं जो कि इस बीमारी से ग्रसित हैं, वो अपना ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि उनको साथ में और भी बीमारियां हाँ, बिकॉज और ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कोरोना के लिए भी बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। सर कुछ लोग हमसे सर ये भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रही हैं, 2-3 लोगों ने हमें पूछा है कि सर हमें लीवर की जो दवाई खा रहे हैं, तो कोरोना के टाइम पे सर उन दवाइयों को हम कैसे करें सर, कि उसे हम बंद करें और पहले हम कोरोना की दवाई लें, या ये भी साथ चलती है। इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि अब एक साल हो गया कोरोना से हमें, तो हमने भी ये देखा कि बहुत से लोग ऐसी गलती कर बैठे, एंड उसके कई रीजन थे। दवाई मिली नहीं, दवाई लेने नहीं गए, डर के मारे हॉस्पिटल आए नहीं फॉलो अप पे, या वैसे ही ध्यान सारा कोरोना में रहा और लिवर डिजीज को अपनी भूल गए।
तो इस पीरियड में लिवर डिजीज के पेशेंट्स जो भी दवाइयां खा रहे हैं उनको वो दवाइयां बिल्कुल कंटिन्यू करनी है, चाहे वो हेपेटाइटिस बी की दवाई है, सी की दवाई है, या सिरोसिस हो गया है उसकी दवाइयां चल रही हैं, उनको इनफैक्ट इस समय तो और भी ज्यादा उसको ध्यान से लेना है और भी नियम से लेना है, क्योंकि इस समय रिस्क ज्यादा है। सो इसलिए लिवर की दवाइयों को बिल्कुल बंद नहीं करना। बाई चांस आपको कोरोना हो भी गया तो आप डेफिनेटली अपने कोरोना स्पेशलिस्ट से तो बात करेंगे ही, बट ये मत भूल जाना कि आपको लिवर बीमारी है तो उसको आप अनदेखी कर जाओ और उन दिनों अपना लिवर को अपना ध्यान ना दो। लिवर की दवाइयां जो हैं वो चलती रहेंगी, और बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अपने डॉक्टर से बात करके, लिवर स्पेशलिस्ट बात करके, अगर वो कोई चेंज करता है तो करना है, बंद नहीं करनी दवाइयां, ये गलती नहीं करनी। जैसे हम अपने हार्ट की दवाइयां जो होती हैं, बीपी की दवाइयां बिल्कुल वो बंद करते कंटिन्यू हैं, रखनी है, उसी वो भी तरह इन दवाइयों को भी सर कोई भी कोताही नहीं बरतनी है कि इसको कम करें या इसको छोड़ दें। और ये हुई है क्योंकि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ चला गया, बहुत टाइम तक लॉकडाउन रहे, लोग गए नहीं हॉस्पिटल में, फॉलो अप के लिए नहीं आ सके, तो इसलिए लोगों को दवाइयां छूटी और उस सिलसिले में उनका लिवर डिजीज जो है वो काफी खराब हो गई। थैंक यू सर, आपने इतनी इंपॉर्टेंट हमें इंफॉर्मेशन दी। सर हम वैक्सीन पे भी आपसे पूछना चाहेंगे। सर मिस्टर रमेश हैं जो कि पूछ रहे हैं कि सर लीवर सिरोसिस है सर, तो क्या इस दौरान क्या वो अपनी वैक्सीन ले सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से क्वेश्चन वो यही पूछना चाह रहे हैं। एज ए लिवर डिजीज स्पेशलिस्ट जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं उसमें से शायद सबसे कॉमन क्वेश्चन यही है, क्योंकि अब लोगों में वैक्सीन की अवेयरनेस आ गई है और लोगों ने जो सेकेंड वेव में जो देखा है, सब में वैक्सीन, हर बंदा वैक्सीन लेना चाहता है। तो लिवर डिजीज पेशेंट्स भी बेचारे बड़े कंसर्न्ड हैं कि भाई हमें लिवर डिजीज तो है, तो क्या हम वैक्सीन ले के नहीं। अब इसको मैं दो तरह से इश्यूज में जवाब देना चाहूंगा इसका। पहली बात तो कि क्या जरूरत है कि नहीं है, हमने उसका आंसर बड़ा सिंपल है। हमने खुद ही कहा है कि लिवर डिजीज पेशेंट्स को कोरोना हो जाए तो उनको ज्यादा खतरा है, उनके सर्वाइवल में भी प्रॉब्लम ज्यादा है, वो उनको कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होती हैं, उनका हॉस्पिटल स्टे भी ज्यादा होता है, हॉस्पिटलाइजेशन भी ज्यादा होती है। तो डेफिनेटली लिवर डिजीज पेशेंट को जरूरत तो है, उसको कोरोना से बचने की जरूरत तो है, और बचने का बहुत कारगर तरीका एक जो वैक्सीन है तो उसको जरूरत तो है। बट जो प्रॉब्लम ये है कि जब ये कोरोना वैक्सीन को की अभी रिसेंटली आई है, लास्ट एक साल में ही डेवलप हुई है, तो जब इनकी ट्रायल्स की गई थी तो ज्यादा उस ट्रायल्स में लिवर डिजीज पेशेंट्स नहीं थे, बहुत ही कम परसेंटेज, 2-3% पेशेंट्स थे जो लिवर डिजीज के थे, बाकी सब नॉर्मल पेशेंट्स पे ट्रायल हुई। तो इसलिए हमें ज्यादा पता नहीं है कि लिवर डिजीज पेशेंट्स में ये वैक्सीन का क्या असर होता है वैसे, तो वो नहीं पता। बट अभी फॉर्चुनेटली रिसेंटली ये कंट्री है इजराइल, उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन को उन्होंने वैक्सीन लगा दी है। तो वहां से हमें कुछ नॉलेज मिली है कि उनके ऑब्वियसली पूरे देश है उसमें कई लिवर डिजीज पेशेंट भी थे, तो उनको भी लगी। तो ये देखा गया कि भाई डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम, जहां तक सेफ्टी का सवाल है और लगाने के सेफ्टी इश्यूज कोई सामने नहीं आए। तो इसलिए ओवरऑल जितना भी लिमिटेड हमारे पास डेटा है उस पर ये कह सकते हैं कि वैक्सीन तो आप लगा सकते हैं, उसमें कोई खतरा नहीं है, ठीक है। बट ये है कि हमारे पास बहुत ज्यादा तजुर्बा भी नहीं है, क्योंकि नई बीमारी है, नई वैक्सीन है, अभी टाइम लगेगा इसमें तजुर्बा बनते हुए। बट दूसरी जो बात आती है गगन कि भाई क्या वैक्सीन इसमें उतनी ही इफेक्टिव है जितनी नॉर्मल पेशेंट्स में लगाएंगे, तो क्या असर उतना ही बढ़िया करेगी कि नहीं। इसमें हमारा जो पुराना तजुर्बा है बाकी वैक्सीन में, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती थी या और बाकी न्यूमोकॉकल वैक्सीन होती थी जो हम लिवर पेशेंट्स को लगाते हैं, तो ये देखा गया क्योंकि लिवर पेशेंट्स में इम्यूनिटी काफी गड़बड़ होती है और उनके इम्यून सेल्स भी गड़बड़ होते हैं, बॉडी रेजिस्टेंस भी गड़बड़ होता है, तो देखा गया था कि वो इतना रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं करते, मतलब वैक्सीन से उतना अच्छा बॉडी प्रोटेक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगी जितना एक नॉर्मल पेशेंट में करती है, ठीक है। जितना एडवांस लिवर डिजीज होगी उतने चांसेस की बॉडी वो वैक्सीन का फायदा उठा पाएगी वो नहीं हो पाता, बट फिर भी फायदा है, इसलिए लगाने का इश्यू जो है वो बनता है। हो सकता है कल को रिसर्च ऐसी आए कि चलो बाकियों को हम इतनी वैक्सीन दे रहे हैं, इनको शायद एक डोज फालतू दें तो ये और अच्छा रिस्पॉन्स कर जाएं। ये चीजें आगे जाके ट्रायल्स में पता चलेंगी जैसे जैसे समय बढ़ेगा। बिल्कुल सर, एटलीस्ट अभी के हिसाब से हमें वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए क्योंकि ये लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में आ रही है, तो इसलिए हमें इसे लेना चाहिए। जब बाकी ट्रायल्स आएंगे तो हमें धीरे धीरे और भी चीजें पता चलेंगी। सर क्या लीवर जो है, ये जो डिजीज जो है, लीवर के अलावा अब हमारे किसी और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या कुछ उनको भी अफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम या इंटेस्टाइन सिस्टम को?
यस, बिल्कुल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को काफी इफेक्ट करता है। और रीजन उसका फिर हम वापस चले जाएं तो वो यही है कि जिस रिसेप्टर से ये कोरोना वायरस जाके चिपकती है, वो रिसेप्टर जो है लंग्स के अलावा हमारे जो फूड पाइप है, हमारे जो इंटेस्टाइन्स है, उनमें भी है। तो ये वायरस डेफिनेटली वहां जाके चिपकेगी। चाहे वो वायरस हो सकता है ब्लड के, ये अभी हम नहीं पक्का कह सकते कि वो ब्लड के रास्ते, लंग्स से होके ब्लड के रास्ते वहां पहुंचती है, या बलगम वगैरह जो हम बाई चांस हमारे फूड पाइप में और अंदर पेट में चली जाती है उसके थ्रू वहां पहुंच जाती है। बट वायरस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स को डेफिनेटली अफेक्ट करती है। इवन कई केसेस हमने देखे कि पेनक्रियास भी अफेक्ट हुआ, रेयर है बट अफेक्ट हुआ। तो ये वायरस डाइजेस्टिव सिस्टम को काफी इफेक्ट करती है। तो सर और इसके इस कुछ बारी के सिम्टम्स भी साइकिल में तो आते हम हैं? काफी देख रहे हैं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से पेशेंट को आते हुए। तो सर इसके कुछ सिम्टम्स भी आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर रही है या इंटेस्टाइन यस, को? डाइजेस्टिव सिम्टम्स काफी पेशेंटों को आते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि जैसे सबसे पहली चीज की भूख बंद हो जाती है, ठीक है ना, जैसे जैसे इफेक्ट होता है, तो वो तो करीब करीब 80%, अगर हम वो देखेंगे तो 80% लोगों को जो है भूख कम हो जाती है, बंदी हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, उसके अलावा वॉमिटिंग जो है 30-40% पेशेंट्स को वॉमिटिंग भी आती है इस बीमारी में। तो वॉमिटिंग भी जो है वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का सिम्टम है जो आ जाता है। इसके अलावा और भी सिम्टम्स आते हैं जिसमें डायरिया एक बड़ा कॉमन सिम्टम्स है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको लूज मोशन से पेट अपसेट हो जाता है, लूज मोशंस आने शुरू हो जाते हैं, जो कि हाँ अगेन वायरस का जो इफेक्ट है। और ये आपने भी सुना होगा, काफी पेशेंट्स को ऐसा होता है। बिल्कुल सर, ये बहुत लोगों ने सर बताया कि उनको इस दौरान पेट खराब हुआ, या जब ठीक हो रही है तो अब उन्हें भूख भी नहीं लग रही शायद। हाँ बिल्कुल है, ये सिम्टम्स ना ओनली पहले बट बाद में भी ये सिम्टम्स, जब पेशेंट ठीक हो जाता है उस समय भी बहुत सारे पेशेंट्स को बाकी सब चीजें ठीक हो गई बट उनका पेट जो है वो अपसेट रहता है। इतने हाँ। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको अपर पार्ट ऑफ द पेट में दर्द रहती है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको एसिडिटी के सिम्टम्स, जलन वगैरह जिसे हम कहते हैं, खट्टे डकार, वो बहुत समय तक आते रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को नाउजिया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग जो है वो चलती रहती है। बहुत सारों को जो उनके जो शेड्यूल होता है एक स्टूल या जाने का, वो बिल्कुल अपसेट हो जाता है। तो रिकवरी के बाद भी ये देख रहे हैं कि ये चीजें कई बार तो कई पेशेंट्स में 2-2, 3-3 महीने तक परसिस्ट करती हैं। मैं सर इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछना चाहूंगा डाल के आपको बीच में इंटरप्ट करते हुए, कि सर जब आप बता रहे हैं कि सर इनको ये सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी को, पेशेंट को सर बुखार और खांसी जुकाम ना और डायरिया हो, पेट अपसेट हो, तो क्या वो सिम्टम्स भी क्या कोरोना के ही माने जाएं क्या? ये या एक मेरा बहुत ही क्वेश्चन गलत है? ये एक बहुत ही नहीं नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है, जायज है, और हम डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। और बड़ी मुश्किल हमें हो रही है इसी चीज के कारण, क्योंकि अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज में कई बारी अभी में भी इतने कई पेशेंट्स में अभी फीवर वगैरह इतना नहीं आया, लंग सिम्टम्स, खांसी वगैरह नहीं शुरू हुई, और उनको पेट अपसेट हो गया और डायरिया हो गया सिर्फ। ये है कि ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि एक इंडिया जैसी कंट्री जहाँ डायरिया वैसे ही बड़ा कॉमन है, आम लोगों के पेट अपसेट होते रहते हैं खाने पीने से, तो वहां पे ये बताना कि ये कोरोना की वजह से है या नहीं है, हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल पड़ जाती है। और अर्ली स्टेजेस में कई बार होता है हल्का जुकाम या हल्का गला खराब सा हुआ पेशेंट को, उसने उसको ज्यादा नोटिस भी नहीं किया, साथ में पेट के सिम्टम्स को वो ज्यादा वो समझता रहा। तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशंस आती हैं जबकि अभी लंग सिम्टम्स या तो अभी बहुत ही मामूली हैं या आए नहीं, और पेट के सिम्टम्स थोड़े पहले आ गए, बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में लंग सिम्टम्स और जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं वो ज्यादा होंगे, ये होंगे। बट ऐसी सिचुएशन अगर कभी हो तो आई थिंक एक बारी डॉक्टर से कंसल्ट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के लिए भी ये मुश्किल है ये कई बार डिसाइड करना कि ये किसके कारण से ये हुआ है सिम्टम। सर हम इसको बट एटलीस्ट अगर डायरिया के साथ फीवर आ रहा है या थोड़ा बहुत भी और कहीं आपको कोई सिम्टम लग रहा है, तो बेटर यही है कि आप प्रिकॉशनरी अपने स्पेशलिस्ट से मिलके और इसको पूछ लें कि भाई ये क्या हो रहा है। क्योंकि डायरिया के लिए कई बार लोग अपने आप ही दवाइयां घर पे शुरू कर देते हैं, बट एक्चुअली ये डायरिया नहीं, और 5 दिन बाद पता चलता है कि सीवियर कफ भी आ गई और तब तक निमोनिया भी डेवलप कर गया। ये थोड़ा सा प्रिकॉशन लोगों को भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, स्पेशली जो इस बार के वेरिएंट्स आए हैं हमारे पास जो सेकेंड वेव में, तो इनमें ये चीजें ज्यादा दिखने को मिल रही हैं। ये तो सर बिल्कुल ही, यानी सर मेरे लिए ये हो गया इसको डिस्क्राइब करना कि पहली बार जो वेव आई थी उसमें सर बुखार और गला खराब हो रहा था, दूसरी वेव में सर आया इनके साथ लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और अब तीसरी चीज जो आपसे हमें सीखने को ये मिल रही है कि अगर डायरिया जैसी चीज भी हो रही है
तो लीवर भी इसमें काफी इन्वॉल्व ज्यादा हो affect सकता है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखें, इसको सिंपल डायरिया या स्टमक अपसेट समझ के अपने हिसाब से ना लें। बिल्कुल जरा बिल्कुल, सा भी इसमें कुछ हो तो आप एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट डॉक्टर से करें। कंसल्ट कर लें। यस यस सर यस। क्या ये वायरस जो है हमारे स्टूल में भी सर परसिस्ट करता है सर? ये उसमें भी होता है क्या? इंटरेस्टिंगली यस, स्टूल में ये वायरस पाया गया है और काफी स्टडीज इस पे हुई हैं, स्टूल में ये वायरस मिला है। और चाइना वगैरह में तो उन्होंने टेस्टिंग भी करने की कोशिश की, जैसे कि हम नॉर्मली गले से टेस्ट करते हैं, तो उन्होंने नीचे से स्टूल टेस्ट करके भी डायग्नोज करने की कोशिश की इसको, वायरस को। बट इसमें दो चीजें हैं, एक तो क्या ये जो स्टूल में वायरस आ रही है, क्या ये एक लाइव वायरस है या ये डेड वायरस है, या वायरस के जस्ट एक डेड वायरस के पार्टिकल्स हैं, ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। वायरस तो मिल रही है, वो टेस्ट तो पॉजिटिव आ जाता है अगर स्टूल को आप टेस्ट करोगे, बट क्या उसमें वायरस जो है वो लाइव है? क्या इस वायरस से दूसरों को इन्फेक्शन हो सकती है? ये अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी इस पे और रिसर्च चाहिए। बट थोड़ा बहुत रिस्क जब शुरू शुरू में ये कहानी आई थी तो काफी इस बात पे हुआ था कि एक स्टूल भी एक रिस्क फैक्टर है, और उसमें भी हाइजीन बरतना चाहिए, हैंड्स का भी और या भी स्टूल के कंटेमिनेशन का भी। तो आई थिंक अभी थोड़ा सा इस प्रिकॉशन को जारी रखें तो अच्छा है, क्योंकि अभी हमें पूरी तरह से ये पता नहीं कि ये चीजों के स्टूल में बारे में। वायरस जो है वो क्या इन्फेक्शन कर सकती है, और करती है तो कैसे करती है। सर मिस्टर रमनदीप है सर जो हमसे पूछ रहे हैं कि सर उन्हें कोरोना से रिकवर हुए 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन अभी तक उनको भूख भी नहीं लग रही है, एसिडिटी रहती है और पेट में जलन भी रहती है, तो उसे क्या करें? बहुत कॉमन है, हमने पहले भी बताया, बहुत कॉमन सिम्टम है, बहुत से पेशेंट्स को रह रही है। और इसमें कारण भी एक नहीं है, मैं बताता हूँ, एक कारण नहीं है। एक तो डायरेक्ट ये है कि भाई ये वायरस पेट में भी जाती है, इंटेस्टाइन में भी जाती है, तो पेट के सिम्टम्स तो आ सकते हैं, ठीक है जी। एक तो वो डायरेक्ट कारण हो गया। दूसरा कारण जो है वो है कि दवाइयां। अब इसमें अमूमन आपको जो है आपको एंटीबायोटिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सीवियर डिजीज हुई तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स मिलेंगे। एंटीबायोटिक्स में यूजली हम जिथ्रोमाइसिन देते हैं, या डॉक्सीसाइक्लिन का काफी रिवाज है देने का, वो चलती है। अब ये दोनों ही एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जो पेट के पे एसिडिटी क्रिएट करते हैं, हमें पता है। वो थोड़ा सा लूज मोशन, पेट अपसेट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो दवाइयां एक और मेजर रीजन है, और इसमें काफी हद तक देसी दवाइयां भी आती है। बहुत से लोग मैंने देखा है कि वो कुछ सर काढ़ा बहुत पी रहे हैं काढ़ा वगैरह आजकल बहुत लोग। पीते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि काढ़ा का फायदा है कि नहीं, वो मेरी लाइन नहीं है, मेरी स्पेशलिटी नहीं है। बट अगर है भी फायदा तो किसी उसको लिमिट में आपको लेना पड़ेगा, किसी भी दवाई को। मान लो मैं कहूँ ये दवाई कोरोना में फायदा होता है इसका, पर ये मतलब नहीं कि मैं आपको कहूंगा इसको दिन रात पूरे दिन ही हर घंटे घंटे में वो खाते रहो, वो इलाज नहीं है। तो काढ़े में अगर कोई फायदा भी किसी को कुछ अगर किसी ने बोला है, तो ऐसा नहीं, मैं देख रहा हूँ पेशेंट 5-5, 10-10 गिलास काढ़ा रोज पी रहे हैं। अगर इतना कोई भी चीज मसाले वाली उसमें डाल के, कई मसाले होते हैं, हल्दी होती है, ये होती है, तो डेफिनेटली आपको एसिडिटी रहेगी और ये सब चीजें होंगी, तो ये फिर आपको तंग करती रहेगी। तो ये भी एक मेजर रीजन है कि भाई ये सिम्टम्स जो है आ रहे हैं पेशेंट्स को, एक तो बीमारी की वजह से आ सकते हैं, दूसरा दवाइयों की वजह से भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। तो रमनदीप जी का जो सवाल है बिल्कुल ठीक है, बट रमन जी ऐसा कुछ नहीं, हम एसिडिटी की दवाइयां हमारी बहुत ही इफेक्टिव है, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बड़े आराम से इसको टैकल किया जा सकता है दवाई से। तो आप परेशान मत होइए। और कई पेशेंट्स में तो ये प्रॉब्लम जो है महीना महीना 2-2 महीने भी परसिस्ट कर रही है, तो हमें इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये चीज बिल्कुल मैनेजेबल है, वक्त के साथ चली जाएगी, और तब तक जब तक ये ठीक नहीं होती दवाइयां से आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे। बहुत इफेक्टिव दवाइयां हैं इसके लिए। और इसमें अगर कोई सर अगर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ले रहा है तो प्लीज जब तक उनके बारे में आपको पूरी तरह नहीं पता नॉलेज, हो यस, ऐसी नॉलेजेबल पर्सन। दवाइयों से बचे, क्योंकि ये ये लीवर जो को भी शायद। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई दवाइयां होती हैं, अक्सर इनका कोई भरोसा नहीं होता। आपने अगर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी जाना है तो जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का स्पेशलिस्ट है उससे पूछ के उसका अमाउंट डिसाइड कीजिए। और अगर उसने कहा है कि किसी चीज में हल्दी अगर आपने सिर्फ एक चुटकी डालनी है, या काली मिर्च एक चुटकी डाली, उसमें अगर आप 4 चम्मच डाल दोगे काली मिर्च के, तो फिर आपको एसिडिटी और वो ये होगी। और ये कहानी उसमें भी हमने देखा है, लिवर डिजीज में भी कई बार हमें शक पड़ता है कि पेशेंट अजीब अजीब सी कुछ जड़ी बूटियां खाने लग पड़े कोरोना के चक्कर में। कई तो प्रोफिलैक्सिस में अभी हुआ नहीं, पहले ही खा रहे हैं, जिनसे उनका लिवर इफेक्ट हो रहा है। ऐसे दाएं बाएं आप कुछ भी नहीं खा सकते बिना चीज के बारे में पूरा पता किए। आप कोई भी दवाई उठा के खाना नहीं शुरू कर सकते कि मुझे कोरोना नहीं होगा इससे, उससे आपकी बाकी चीजें खराब होंगी। और लिवर इंजरी के भी पेशेंट्स हमने देखे हैं।
बिल्कुल, तो इन चीजों से व्यूअर्स बहुत ध्यान करें अपने आप को, भूख ना लगना और ये सब पेट खराब होना, या आप कहीं कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले रहे, कोई ऐसी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन तो नहीं ले रहे कि जिससे आपको ये सब चीजें हो रही हो, उसका भी ध्यान करें। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कुछ भी आप ज्यादा चल रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। सर, हमसे मिस्टर महेश मदान पूछ रहे हैं कि सर कि उनके दादाजी को सर रेमडेसिविर दी गई थी और साथ में एक टूसली जो लिया सर, जो आजकल जो काफी चल रही है, तो क्या सर उससे भी क्या लीवर पे कुछ असर आता है, क्योंकि उनके लीवर एंजाइम्स बहुत बढ़ गए हैं? देखो, ये दवाइयां नई हैं, इनकी सेफ्टी प्रोफाइल जो है, जो रेमडेसिविर तो बिल्कुल नई दवाई है, तो इसकी सेफ्टी प्रोफाइल अभी देख रहे हैं। बट यस, अगर किसी पेशेंट को काफी ज्यादा लिवर प्रॉब्लम हो तो उसको ये ड्रग्स हम नहीं देते, ये दवाइयां नहीं देते, क्योंकि ये दवाइयां लिवर को इफेक्ट करती हैं। इनफैक्ट अगर सिरोसिस है, किसी को एडवांस लिवर डिजीज है, तो टोसीलैब उसमें नहीं दी जाती, चाहे कोरोना में कुछ वो बेनिफिट करे, बट क्योंकि वो उसके लिवर को बहुत नुकसान कर सकती है, तो ये है। तो इसलिए एक नॉर्मल पेशेंट का जो इलाज है कोरोना वायरस का, वो एक डिफरेंट तरीके से चल रहा है। और अगर उसको साथ में कोई लिवर एडवांस डिजीज है, तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो हम नहीं दे सकते। और दूसरा ये होता है कि जैसे एक बहुत कॉमन आजकल सब जो लिवर डिजीज जो कोरोना पेशेंट्स को मेडिसिन मिलती है, वो है ब्लड थिनर्स। आपने सुना होगा, ऑलमोस्ट सबको ब्लड थिनर्स मिलते हैं जो भी हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, बहुत फायदा करते हैं पेशेंट्स को, और इसमें काफी इन ब्लड थिनर्स ने काफी हेल्प किया पेशेंट्स को। बट जैसे एक लिवर पेशेंट है, उसको अगर हम ब्लड थिनर देते हैं तो उसमें ब्लीडिंग होने का रिस्क मेनी टाइम्स ज्यादा है। तो ये सारी चीजें अंडर सुपरविजन ही अगर हो तो अच्छी है। एक एडवांस लिवर डिजीज का पेशेंट घर पे ही ब्लड थिनर्स खाना शुरू हो जाएगा, वो बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ब्लड थिनर्स हम भी दे रहे हैं, बट हॉस्पिटल सेटिंग में दे रहे हैं, पेशेंट को बकायदा मॉनिटर करते रहते हैं। कुछ पेशेंट्स में ब्लीडिंग्स हो भी जाती हैं, तो वो ये इसका साइड इफेक्ट है उन ड्रग्स का, और लिवर डिजीज में ये साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। तो हम साथ साथ वो देखते रहते हैं कि भाई ये चीज ज्यादा ना हो, और अगर कोई ब्लीडिंग है तो उसको उसी समय उसकी उस प्रॉब्लम को हल किया जाए। तो डेफिनेटली इलाज में कुछ फर्क आ जाते हैं लिवर डिजीज होने से, और कुछ दवाइयों पे भी हाथ हमारे बन जाते हैं कि हम नहीं दे सकते बिकॉज पेशेंट को लिवर डिजीज है। क्योंकि पेशेंट सुनते रहते हैं तो उनके मन में प्रेशर होता है कि हमारे मरीज को ये दे दो, हमारे मरीज को ये दे दो। तो वो ये नहीं समझते कि अगर उनको नहीं दिया जा रहा तो कुछ रीजन है, उनके लिवर की कंडीशन ठीक नहीं है, उनको जॉन्डिस हो रहा है, उनके लिवर एंजाइम्स काफी ज्यादा है, उनको रेमडेसिविर जैसा ड्रग हम ज्यादा नहीं दे सकते। तो ये चीजें पेशेंट्स को समझनी है। सर, हमारे इस प्रोग्राम का यही तो पर्पस है कि हम लोगों को अवेयर करें कि कोई भी प्रॉब्लम जो है उसके लिए क्या उनको प्रिकॉशन रखनी चाहिए। और इसीलिए सर मैं आप सब डॉक्टर्स के साथ सर ये सहयोग लेता रहता हूं कि हम लोगों को अवेयर करते हैं जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, और इससे हमारे बहुत व्यूअर्स को फायदा भी मिलता है। सर, आज आपने हमें इतना अच्छा समय दिया, लेकिन जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा जो इस पे हमारा आज प्रोग्राम बेस्ड था, कि सर इस टाइम पर हमें अपने लीवर को हेल्दी कैसे रखना चाहिए? बिल्कुल, ये क्वेश्चन के बिना तो ये इंटरव्यू अधूरी है, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर जैसे। तो लिवर को हेल्दी रखना बिल्कुल जरूरी है। हमने देखा है कि लिवर डिजीज होने से मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अगर कोविड हो गया तो अपने लिवर को हेल्दी रखना है, और हेल्दी रखने के उपाय बड़े सरल ही हैं लिवर के। एक तो सबसे पहले लिवर का बहुत ही संबंध होता है डाइट में। डाइट शुड बी प्रॉपर balanced diet with proper proportion of carbohydrates, proteins and fats। ये नहीं कि एक ही तरह का फूड, फैटी फूड खा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अब जैसे हमारे घरों में भी हम देखते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, जो लोग घर पे हैं, कुछ काम ही नहीं है, सारा दिन खाते रहो, तो बहुत सारे लोगों को वेट गेन हो रहा है। अब ओबेसिटी एक लिवर डिजीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो कोरोना में भी तंग करती है और लिवर को भी तंग करती है। तो अपने आप को ओवरवेट नहीं होने देना, और अपनी डाइट ठीक लेना है। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये कि एक्सरसाइज ऑलमोस्ट खत्म हो गई, ठीक है, मजबूरी है, आप बाहर नहीं जा सकते, बट घर के अंदर जिम्स बंद हो गए हैं, कोई बात नहीं, घर के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना भी कर सकें, वॉक करिए, अंदर ही अंदर सेफ एरिया में आप अपना वॉक करिए। एक्सरसाइज करने से लिवर को बहुत फायदा मिलता है, और प्लस ओवरवेट आप नहीं होते। उसके अलावा अल्कोहल, जो लिवर का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है, उसको इस टाइम पे तो बिल्कुल ही कंट्रोल रखना है या अवॉइड ही करना है। क्योंकि लोग अब, क्योंकि एक छुट्टी सा माहौल हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों में अल्कोहल कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है। और कई तो हमें ऐसे भी मिले जो ये कहते थे कि यार अल्कोहल से कोरोना नहीं होगा, इस गलतफहमी में भी है।
तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। अल्कोहल से वैसे भी नुकसान है, आपकी इम्यूनिटी भी डाउन जाती है, प्लस लिवर को तो आप परेशान होंगे ही होंगे। तो सर, इट शुड बी ये ब्लेसिंग्स चीजें इन जो है वो डिस्गाइज। बहुत आपने रखनी है। उसके अलावा शुगर वाले पेशेंट्स, शुगर जो है लिवर को बहुत इफेक्ट करती है, तो शुगर वाले पेशेंट्स को बहुत ध्यान रखना है, अपनी शुगर को इस समय बिल्कुल कंट्रोल रखना है। एक तो इन्फेक्शन का रिस्क कम, दूसरा आपका लिवर ठीक, तीसरा जब हो जाती है डिजीज तो शुगर बढ़ जाती है या दवाइयों से बढ़ जाती है, तब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुगर को भी आपने ठीक रखना है। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहले भी हम डिस्कस कर सकेंगे कि जो भी दवाइयां अगर आपकी लिवर की चल रही हैं उनको चलने दीजिए, उनको छोड़ने नहीं। उन्हें छोड़ना नहीं है। और नहीं भी अगर आप जा सकते हैं हॉस्पिटल, तो आजकल तो टेली कंसल्टेशन का एक वो जमाना है, तो अपने लिवर स्पेशलिस्ट से इन टच में रहिए अगर आपको एडवांस लिवर डिजीज है तो। आई थिंक अगर ऐसी सब चीजें करेंगे तो लिवर हेल्दी रहेगा ही। और अच्छे खाना, एंटीऑक्सीडेंट्स वाला, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह, विटामिन सी के, ये सब आप साथ में खाते रहिए तो आप ठीक रहेंगे। बट कोरोना से बचने के जो बाकी 3 रूल्स हैं, वो आपको लिवर डिजीज है या नहीं है वो तो फॉलो करना ही है। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, और अपने हैंड्स हाइजीन को जो है वो परफेक्ट रखना है। ये तो कॉर्नर स्टोन है कोरोना से बचने का। आपको लिवर डिजीज है या नहीं है ये तो करना ही करना है। थैंक यू सर, आज आपने हमें इतनी अच्छी चीजें बताई कि कोरोना में इस टाइम पर कैसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर को हेल्दी रखना है। वैक्सीन को छोड़ना नहीं है, वैक्सीन जरूर लेनी है, और अपने आप को कोरोना से बचाना है, और अपनी दवाइयों को नहीं छोड़ना है जो भी आप लीवर के रिलेटेड ले रहे हैं। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। आल्सो रिक्वेस्ट यू कि हमें किसी और चीज बहुत पर अच्छे सवाल आपने देने पूछे, और ये बहुत कॉमन सवाल है। इनफैक्ट हम रोज ही इन सवालों को दिन रात आंसर कर रहे होते हैं फोन पे। आई थिंक इस मीडियम से बहुत लोगों को इसके जवाब मिल गए होंगे, और वो अपनी क्वेरीज को सेटल कर उनकी क्वेरी थैंक यू सेटल सर, आपने अपने इस बिजी शेड्यूल में हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।